आप लोगों से आज फिर से जुड़ चुका हूँ। हर संडे हम लोग मिलते हैं, 11 बजे के आसपास मिलते हैं। ये अप्रैल का महीना चल रहा है। आप सभी लोग अपने स्टैट्यूटरी और सब ऑडिट फंक्शंस में बिजी होंगे। और आरबीआई की इंस्पेक्शन की सीरीज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है या कॉन्करेंट ऑडिटर्स है या इंटरनल ऑडिटर्स है, इनके बारे में आपसे कुछ बात करूं। और ये बात आप ऑडिटर्स तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपके ऑडिटर्स होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह से कॉम्पनसेशन देते होंगे तो आपको क्वालिटी का काम मिलेगा। उनसे आपको अच्छे इंडिकेशंस मिलेंगे। एंड ऑडिटिंग इज बेसिकली assurance function for the board, not only for the shareholders or the stakeholders, but also for the regulators. और ये फंक्शन, एश्योरेंस फंक्शन, अगर हम एज अ बैंक ऑडिट फीस देते हैं तो उसका हमें रिटर्न मिलना चाहिए। मैंने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मेरे बैंकिंग करियर में हमेशा लिया था। वो ऐसा था कि भाई, ऑडिट की फीस जो आप चाहोगे और काम की क्वालिटी जो मैं चाहूँगा। आई नेवर यूज टू निगोशिएट दी फीस विद द ऑडिटर्स, बिकॉज मैंने एक वीडियो में कहा था कि देर इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब, इफ़ यू गिव पीनट्स यू गेट मंकीज। और ऐसी कई ऑडिट फर्म्स है जो जिनकी हैसियत नहीं होती, जिनकी ताकत नहीं होती, फिर भी वो बड़े बैंकों का ऑडिट लेते हैं और फिर उसको जस्टिस नहीं दे पाते हैं। मैं किसी ऑडिट फर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ही सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। आप जानते ही हैं, पीएमसी बैंक डूब गई। अगर आप जानना चाहते हो कि पीएमसी बैंक जो डूबी, उसमें ऑडिटर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। कौन ऑडिटर्स थे उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। यू कैन रिसर्च एंड गेट इट ऑन गूगल। कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर्स आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स, फॉलो सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। अभी इसमें जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, वो इनके जो ऑडिट रिपोर्ट्स आते हैं उनका रैंडमली रिव्यू लेता है, और अगर कहीं पे भी ऑडिटर्स की आनाकानी है तो उनको वो शो कॉज देता है, उनको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट करती है कि भाई, ये ऑडिटर्स ने काम ठीक से नहीं किया है। अभी पिछले 3-4 साल ऐसा हुआ था कि जितने भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स थे, उनके लिए रिजर्व बैंक ने ऑडिट होने के पहले एक सेमिनार रखा। वो आज भी रखते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है रिजर्व बैंक की, ये ऑडिटर्स को बताया जाता है। फिर भी न जाने क्यों हमारे ऑडिटर्स बैंकों के साथ बहुत प्यार करते हैं, और कई बार उनकी गलतियां जो है उनको छुपाने में सहायता करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल कॉलेज ऑफ सुपरविजन रिजर्व बैंक ने खोला है। और ये जो कॉलेज ऑफ सुपरविजन है, जहाँ पे तुम्हारे जो एसएसएम्स है, तुम्हारे जो ऑडिटर्स हैं, इनको पढ़ाया सिखाया जाता है। आप जानते होंगे कि कई बार जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग के कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं, मान के चलो कि डीटीए डीटीएल, तुम्हारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सर्टिफाई कर दिया, रिजर्व बैंक ज़्यादा पूछती नहीं है। या फिर एस 15 की प्रोविजन, इसके ऊपर रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर्स ज़्यादा पूछते नहीं थे। आज वो पूछने लगे हैं। क्यों पूछने लगे हैं? क्योंकि जो आरबीआई का इंस्पेक्टर जो आता है, वो ज्ञान लेके आता है। वो अगर ज्ञान लेके आता है तो ऑडिटर्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो आसानी से पकड़ी जाती है। कॉमन मिस्टेक्स। अभी हर बार ये डिफेंस हो नहीं सकता है कि वी डू सैंपल चेकिंग। ये डिफेंस हर बार नहीं हो सकता है। सो कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर्स की इस टाइप की गलतियां होती है, जिसके ऊपर ऑडिटर्स को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शो कॉज देती है, एक्सप्लेनेशन मांगती है। और ऑडिटर्स के खिलाफ रिजर्व बैंक के पास क्या पावर्स है, इसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे।
लेकिन मैं कुछ ऐसे 10-12 एरिया आपको दिखाऊंगा कि जहां पे ऑडिटर्स गलती करते हैं, अनजाने में या जानबूझकर, कैसे भी हो गलतियां होती है। तो ये सीजन हमारे ऑडिट का चल रहा है, तो आपके ऑडिटर्स को भी मैं जो कहने वाला हूँ वो बताइएगा, सुनाइएगा। इस एरिया में ऑडिटर्स ने एरर करना अभिप्रेत नहीं है। मैं उतने ही एरिया, छोटा वीडियो बनाऊंगा, उतने एरिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सपेक्ट दैट ऑडिटर्स शुड मेक एरर्स। मैं कॉम्प्लेक्स चीजों में जाऊंगा नहीं, सीधी सीधी सिंपल सिंपल चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली ऑडिटर्स, ये टर्मिनोलॉजी मैं कॉमनली यूज कर रहा हूँ किनके लिए? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, कॉन्करेंट ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स वगैरह 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 जो भी है, इन सब के लिए मैं एक ही टर्म यूज करूंगा, ऑडिटर्स। अभी ऑडिटर्स का एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसका अभी कानून में डेफिनेशन आ चुका है। वो इंस्टीट्यूट का मेंबर होना ज़रूरी है। तो कोई किसी भी नॉन सीए को आप ऑडिट करने के लिए मत देना। वो जीडीसीए वाला बंदा होगा तो बिल्कुल मत देना। रिजर्व बैंक तो देगी ही नहीं, क्योंकि आजकल वो एक उन्होंने फिल्टर लगा दिया है कि अगर ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है एजीएम में, अगर आपको ऑडिट या ऑडिटर फर्म का नाम अप्रूवल के लिए लेके जाना है, तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल होना ज़रूरी है। और 3 साल के बाद कूलिंग पीरियड है। वो कूलिंग पीरियड के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो भी ट्रिकी और डाइसी एरिया है। तो छोड़ो, डाइसी एरिया में नहीं जाते हैं, लेकिन जो कॉमन एरर्स ऑडिटर्स की तरफ से होते हैं, या ऑडिटर्स जिनको इग्नोर करते हैं, शायद बैंक को फेवर करने के लिए, या फिर उनके ध्यान में नहीं आता है। एज अ बैंकर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके बैंक में ये गलती ऑडिटर ना करे, और आपको इसके लिए सजग रहना है। इसलिए आपके मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो भी हैं वो भी इसको ध्यान से सुने। सिंपल, आजकल कम हुआ है लेकिन वो है। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, एनपीए क्लासिफिकेशन इज अ मेजर एरिया। इनकरेक्ट एनपीए क्लासिफिकेशन अगर होता है और ग्रॉस एनपीए 10% के ऊपर रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन अगर निकालता है, तो ऑडिटर इज क्वेश्चनड। आप सिंपल काम करो एज अ बैंकर, आप एनपीए क्लासिफिकेशन में पढ़ो ही मत। सिंपल, ऑडिटर को बोलो कि भाई हम आपको फीस दे रहे हैं, अच्छा फीस देंगे, यू क्लासीफाई एंड सर्टिफाई द एनपीए। आप पढ़ो ही मत, किसी अकाउंट को बचाने के लिए जाओ ही मत, बात ही खत्म। सिंपल। ऑडिटर्स क्या करते हैं, बैंकर्स कई बार ऐसे डिफेंस लेके आते हैं कि हमारे पास इनका कोलेटरल फलाना है, डिमका है। वो कोई काम का नहीं होता है। एनपीए क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, नथिंग एल्स, नॉट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये आपको पक्का ध्यान में रखना है। ओवरड्यू स्टेटस कई बार देखे नहीं जाते। और डाइसी एरिया कौन सा है इसमें? रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स, जिसका वो स्पेशल प्रोविजनिंग के लिए आप लोग घुसते हैं और उसमें अटक जाते हैं। आरबीआई को समझ में आता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि आपने क्या झोल किया है। तो दिस वन एरिया यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनकम रिकग्निशन कई बार गलत तरीके से होता है, एंड ऑडिटर्स मस्ट इंश्योर दैट आईरैक नॉर्म्स का कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक गलती करे या ना करे, दे हैव टू इंश्योर दैट दे डोंट कमिट दी एरर्स इन प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ इनकम। और एक एरिया आता है कि प्रोविजनिंग इनएडिक्वेट। स्टेज होता है ना, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, जो भी है, DA1, DA2, DA3, बैंक्स हमेशा उसको जो उसका जो पीरियड है ना, कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें ग्रेडेड प्रोविजंस आती हैं। और रिजर्व बैंक जब आती है तब वो पीरियड निकालते हैं। वंस एनपीए ऑलवेज एनपीए के हिसाब से आपका टेन्योर गलत हो जाता है। ऑडिटर्स को ये ध्यान रखना है, बैंकों को तो रखना ही है। तो यू हैव टू इंश्योर दैट इनएडिक्वेट प्रोविजनिंग किसी भी हालत में आप ना करें, पूरी प्रोविजन करें। प्रोविजन गलत तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ये एक एरिया देखा जाता है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन अकाउंट, जिसके बारे में मैंने पिछले 2-3 संडे में कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया है कि बोरोर का अकाउंट एनपीए हो गया, उसके किसी रिश्तेदार को पैसे दे देना और वो पैसे यहाँ पे लाना। अब कैश से अगर रिकवरी करते हो, यू हैव टू जस्टिफाई। बंदा कभी कैश से रिकवरी अगर नहीं करता है, अचानक आके अगर 10 लाख भर देगा,
रिजर्व बैंक पूछेगा ना सोर्स, यू हैव टू नो द सोर्स। और फिर निकल के आता है कि भाई यार, आपकी किसी रिमोट ब्रांच में ये बोरोर का कोई रिश्तेदार है, उसको पर्सनल लोन दे दिया गया, उसका कैश डिसबर्समेंट हो गया, वो सीधा कैश उसी दिन यहीं पे आ गया। तो ये ऑडिटर्स को भी देखना है। ऑडिटर्स ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये परेशानी हो सकती है। लार्ज एडवांसेस के बारे में स्ट्रांग वेरिफिकेशन होना जरूरी है। वो वीक होता है, सैंक्शन नोट्स देखना जरूरी है, अप्रेजल नोट देखना जरूरी है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन देखना जरूरी है, बोरोर का सिक्योरिटी वैल्यूएशन है या सिक्योरिटी वैल्यूएशन बैंक के पैनल का है। फ्रॉड इंडिकेटर्स कई बार आते हैं, वो डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं, ऑडिटर्स वो डिटेक्ट नहीं करते हैं। रेड फ्लैग्स जैसे डाइवर्जन ऑफ फंड है, रिलेटेड पार्टी लेंडिंग है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। सैंपल पे करो, लेकिन करो, यू हैव टू प्रूव that you have done undertaken the effort to ensure that the certain sampling of transaction, abnormal transaction जो है वो देखो। This is what I am telling to the auditors as also to the bankers. You must know the reasons. वो FIU इंडिया हमेशा कहती है वो KYC के डॉक्यूमेंट ले लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। KYC का मतलब है कि नो योर कस्टमर थरली वेल, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ से पैसे आते हैं। तो दिस इज वेयर ऑडिटर्स गलती करते हैं कई बार। सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो ऑडिटर्स करते हैं उसमें कई बार तकलीफें होती है, ऑडिटर्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर जब आता है वो चैलेंज करता है, एंड देन दी ऑडिटर्स आर लेफ्ट रेड फेस्ड। मेरी ऑडिटर्स को यही विनती रहेगी, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज। आपको बैंक को फेवर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्या होगा, ऑडिट नहीं देंगे आपको, क्या फर्क पड़ता है, मत देने दो। अगर बैंक आपको सेटिस्फैक्टरी फीस नहीं देती, डोंट एक्सेप्ट ऑडिट, डोंट डू दैट, बिकॉज यू आर killing your reputation and creating risk that is known as a regulatory risk for the auditors. क्यों करते हो? मत करो। कनेक्टेड लेंडिंग, सिंगल पार्टी एक्सपोजर, ग्रुप एक्सपोजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, रिजर्व बैंक घुसती नहीं है, आपको घुसना है। क्योंकि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि वो बैंक डिसाइड करेगी ग्रुप लेंडिंग है या कनेक्टेड लेंडिंग है, कॉमनैलिटी ऑफ ओनरशिप, कॉमनैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी सब चीज़ें बैंक को डिसाइड करनी है। एज एन ऑडिटर यू हैव टू इंश्योर दैट दिस हैज़ बीन डन करेक्टली। रिजर्व बैंक जब पकड़ती है ना, तो पहले जूते आपके सर पे आते हैं, बैंक कुछ भी कहे। बैंक को क्या है, बैंक को पेनल्टी होगा यार, क्या होने वाला है, आपका करियर खतरे में पड़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में बहुत गलतियां होती है, बहुत। जैसे कि रिजर्व बैंक का एक सर्कुलर जो है ना, मास्टर डायरेक्शन, उसमें कहा गया है कि ये जो बंदा है, डीलर बंदा है, ये जो भी सिक्योरिटी लेता है वो बैंक के इंटरेस्ट में है या नहीं है, या जो भी सिक्योरिटी भेजता है वो बैंक के इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये रिकॉर्ड करो। ये इम्पॉसिबल है, ये रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस भी ढंग का नहीं है। रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स, whether the dealer is doing that or not, or and treasury should always have a concurrent audit. इंटरनल ऑडिट पे अगर ट्रेजरी कोई बैंक कर रही है और आप स्टैट्यूटरी ऑर्डर हो, ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट करो। नहीं मानती है, क्वालिफाई करो। आप रिपोर्ट क्वालिफाई करने से क्यों डरते हो? वो बैसल 3 का नाम अभी कोऑपरेटिव बैंक को अप्लाई होगा, जहां पे अगर ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो गया तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। यूज दैट एज अ वेपन। अभी आया नहीं है, आने की संभावना है, कमर्शियल बैंक को आ गया है। क्वालिफिकेशन इज अ वेपन दैट द ऑडिटर्स कैरी वेयर द बैंक इज नॉट लिसनिंग टू यू। आई एम टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, आई हैव नथिंग पर्सनल। लेकिन अगर ऑडिटर्स ये नहीं करता है, क्लासिफिकेशन नहीं करता है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग AFS SFT और बीच में कहीं से भी वो सिक्योरिटी शिफ्टिंग करवाता है, ऑब्जेक्ट टू इट। नहीं मैं और बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ कि जो ऑडिटर्स है वो माफ़ कर देता है, फंसता है ऑडिटर बाद में, जब रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन आता है तब फंसता है। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन पिछले 12 साल के ट्रांजैक्शन निकालते हैं और मरते हैं फिर।
क्यों करना है? ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनल कंट्रोल्स अगर इनएडिक्वेट है, यू मेक अ कमेंट, इंटरनल कंट्रोल नहीं है करके आप छूट जाओ ना। आप क्यों उसमें अटकते हो? आपको अटकने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में बैंक क्या कर रही है, मेक एन ऑब्जर्वेशन। अगर कर रही, ठीक कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर रही है तो देखो एलएफआर रिपोर्ट, खुद भरो एलएफआर रिपोर्ट। मैंने देखा है कई ऑडिट फर्म्स क्या करती है, एलएफआर रिपोर्ट ब्रांचेस को बांट देती है और ब्रांचेस को बोलती है कि आप एलएफआर भर के दे दो। मरोगे एक दिन। यू हैव टू इंश्योर दैट LFAR is a very critical document. Incomplete or inaccurate LFAR where Reserve Bank of India can initiate action against you. फ्रॉड रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं होना कॉमन है, अभी कम हो गया है वैसे, लेकिन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज। सस्पेंस ऑफ सन्ड्री अकाउंट, जिसको हम कहते हैं ना कि इंटर ऑफिस अकाउंट्स, पॉलिसी है क्या, नहीं है, क्या डिफाइन किया है, क्या कंट्रोल्स है। करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट ओपनिंग, क्या कंट्रोल्स है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ फ्रॉड प्रोन एरिया। ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेजर मेजर मुझे जो लगता है ना कि जो वीकनेस ऑडिटर्स में होता है वो क्या होता है, वो ओवर डिपेंड करते हैं किस पे, एग्जीक्यूटिव्स पे, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बैंक। सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं। रिजर्व बैंक नहीं छोड़ती है, रिजर्व बैंक नहीं छोड़ने वाली है। यू हैव टू फॉलो द सेम एटीट्यूड विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग, तभी ये सिस्टम सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। यू आर अ पार्ट विच इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द सिस्टम एंड कल्चर। आप अगर आपका काम नहीं करोगे, मैं ऑडिटर्स को बोल रहा हूं, अपने आप बैंक सुधर जाएंगी, अपने आप सुधरेंगी। लेकिन यू ट्राई टू डिफेंड देम, यू ट्राई टू डिफेंड देम, एंड दैट्स वेयर द क्रिटिकल इशू इज। और मैंने देखा है कि आप अपने धंधे के लिए कई बार कुछ छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, रिजर्व बैंक उसी चीज़ को बड़ा कर देता है, आप लटक जाते हो। बैंक को डिफेंड करना आपका काम नहीं है, बैंक का खुद का काम है। यू आर नॉट देयर टू डिफेंड द बैंक। कल जाके बैंक आपको ऑडिट नहीं देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई बैंक दे देगा, दूसरा कोई बैंक दे देगा। और मैंने आजकल देखा है कि बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती है, विच इज नॉट परमिटेड अंडर द लॉ। यानी ऑडिट किसी के नाम से होगा और बैंक का ऑडिट पुराना बंदा करेगा, पुराना ऑडिटर करेगा। दिस इज फ्रॉड, दिस इज फ्रॉड। क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम्स बट यू आर स्पॉइलिंग द सिस्टम। ये मेरा ऑडिटर्स के लिए है। और जो जो आप कंपनी का ऑडिट करते हैं ना, वैसे बैंक का ऑडिट नहीं होता है। कंपनी का ऑडिट ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को टाइम ही नहीं है इतनी कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स ये सब देखने के लिए। बैंक का क्या होता है, रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन होता है। छोटी बैंक होगी तो 2 साल में एक बार होगा, ध्यान में आ गया, नजर में आ गया, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। वाई यू आर पुटिंग योर करियर एट स्टेक्स? डोंट डू दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल उभर के आ रही है, शायद आपकी राय अलग होगी, मैं ऑडिटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बैंकर को भी मालूम होना चाहिए, इसलिए ये मेरे चैनल पे ये वीडियो है। ऑडिटर देखे या नहीं देखे, बैंकर देखेगा, ऑडिटर्स को बताएगा, ये मेरी अपेक्षा है। अभी आपने देखा BR एक्ट में कितने सारे चेंजेस आए हैं, और उसमें सबसे बड़ा चर्चित जो ये है सब्जेक्ट है, वो क्या है? चर्चित सब्जेक्ट ये है कि 10 साल के टेन्योर वाला बंदा 1 अगस्त 2025 को डिस्क्वालीफाई हो गया। लुक एट द लीगल प्रोविजंस। और वो बंदा बैंक के बोर्ड में बैठता है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम ये है कि तुम इसको क्वालिफिकेशन करके लिखो। अगर क्वालिफिकेशन करके नहीं लिखना चाहते हो तो वो क्या कहते हो उसको, स्पेशल मेंशन, एम्फेसिस ऑफ द मैटर करो, बच जाओगे। क्योंकि ये सब होने के बाद भी रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर लिख ही रहे हैं ना कि भाई बोर्ड में 3 बंदे ऐसे हैं, 4 बंदे ऐसे जो 10 साल के ऊपर बैठे हैं, और रिजर्व वो बैंक को बोलते हैं आप कंप्लाई करो इसको। बैंक कंप्लाई कर ही नहीं सकती, वो बात अलग है।
बैंक कंप्लाई नहीं कर सकती, ये तुम्हारा मामला है ही नहीं बॉस। तुम्हारा मामला क्या है? मेंशन, तुम छूटो। बैंक अगर गलती करती है तो उसमें ऑप्शंस क्या होते हैं? रिजर्व बैंक को पनिशमेंट, अपना रिजर्व बैंक पनिशमेंट करेगी, पेनल्टी लगेगी, मैनेजमेंट को रिमूव करेगी। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी जिंदगी है यार। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर्स, ये जो मैंने एरियाज बताए हैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो। बी डिलीजेंट, इंक्लूडिंग द BR Act amendments. Be diligent, escape your responsibility. Simple, very simple. So this particular video is not only for the auditors, internal, concurrent or otherwise, audit department or otherwise, but for the chartered accountants also. बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, शायद मेरे से एग्री नहीं करेंगे कि तू बहुत ही बकवास करता है, लेकिन आपको आगाह करना मेरा काम है। बिकॉज आई वॉन्ट every cooperative bank to be a compliant bank. That is the objective of this channel. और उसी ऑब्जेक्टिव की ओर मैं सभी बैंकों को धकेलने की कोशिश करता हूँ। दैट्स ऑल। मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ना मैंने चैनल मोनेटाइज किया है, ना मैं चैनल से पैसे कमाता हूँ। आई डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सेक्टर, देयर इट एंड्स। और मैंने ये कभी सोचा नहीं है, कभी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, गुड़ी गुड़ी में बात नहीं करता हूँ। जो फैक्ट है वो बात करता हूँ। रिजर्व बैंक के अगेंस्ट भी हो तो भी मैं बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं अभी किसी भी संस्था से जुड़ा नहीं हूँ। आई एम एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, आई कैन टॉक फ्रीली। कोई सुने या न सुने, इट इज फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग्स में कंप्लायंस का कल्चर बढ़े, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर ऑडिटर्स। जितने भी ऑडिटर्स हैं ना, कम से कम 1400 तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होंगे। शेयर इट विथ देम, share the same with all your CA friends. They may not like it, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये डिसाइड करना है कि भाई उन्हें प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी है या धंधा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।